बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय ने इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड में बदलाव का प्रस्ताव किया है। इस पर 7 फरवरी तक सुझाव मांगे गए हैं। इसमें आम घर खरीदारों के हितों के देखभाल सहित कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया को तेज और असरदार बनाने के सुझाव हैं। इस खबर पर विस्तार से बात करते हैं मेरे सहयोगी ब्रजेश कुमार से। ब्रजेश जी, रियल एस्टेट के लिए आईबीसी में संशोधन का क्या प्रस्ताव है, सबसे पहले तो ये बताइए। देखिए, इसमें रियल एस्टेट में बहुत बार इसमें सबसे रियल एस्टेट के लिए जो सबसे अच्छी बात है वो ये कहा गया है कि अगर एनसीएलटी को लगता है कि किसी बिल्डर के अगेंस्ट में, जहां पे जिसने डिफॉल्ट किया उसके अगेंस्ट में 1 या 2 प्रोजेक्ट में अगर डिफॉल्ट है या 3 प्रोजेक्ट में डिफॉल्ट है, तो पूरी की पूरी कंपनी के ऊपर जो है सीआईआरपी की प्रोसेस ना लगाई जाए और जहां डिफॉल्ट है केवल उस प्रोजेक्ट को ही सीआईआरपी की जो प्रोसेस यानी इंसॉल्वेंसी की जो प्रोसेस है उसमें शामिल किया जाए। हालांकि अभी तक ऐसे कई मामले थे जहां पर ये हो रहा था, लेकिन कानून में ऐसा कुछ नहीं लिखा था। वो एनसीएलटी का अपना एक डिस्कशन था या जुडिशियल फोरम का डिस्कशन था, जिसके आधार पर वो पूरी कंपनी पर ना होकर प्रोजेक्ट स्पेसिफिक हो रहे थे। कानून में नहीं लिखा था, अब इसको कानून में लाने की बात की जा रही है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अगर 1 या 2 प्रोजेक्ट में कहीं डिफॉल्ट है तो पूरे के पूरे जो और दूसरे प्रोजेक्ट के घर खरीदार हैं उनके हित जो है वो प्रभावित नहीं होंगे। दूसरी बात इसमें ये कहा, मतलब एनसीएलटी को खुद जो है अधिकार होगा तय करने के लिए। दूसरी बात ये जो कही गई है कि इसमें जो ओनरशिप होता है, तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास ये अधिकार दिया जाए कि उस जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड प्रोजेक्ट है वो जब रिसॉल्व हो जाए तो उसकी ओनरशिप जो है वो घर खरीदारों को, चाहे प्लॉट है, अपार्टमेंट है या लैंड है, तो वो ओनरशिप जो है उनको ट्रांसफर हो पाए। तो एक ये काफी अहम बात है। और जैसा कि हम देख रहे थे कि रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट बीच में बहुत जगहों पर प्रभावित हो रहे थे, तो उसके लिए एक सोल्यूशन निकालने की कोशिश कानून में बदलाव कर की जा रही है। बिल्कुल, इस पे एक सवाल और बनता है ब्रजेश जी कि आईबीसी में और क्या बड़े बदलाव के लिए प्रस्ताव दिया गया है इसमें? देखिए, इसमें जो प्रस्ताव है और बड़े बदलावों की बात करें तो उसमें है कि जैसे सुनवाई में तेजी कैसे लाई जाए। तो सबसे पहले यही होता है, अभी जो हम देखते हैं कि एक बार जब आईबीसी में किसी सेक्शन 7 के तहत किसी कंपनी के खिलाफ इंसॉल्वेंसी की अर्जी फाइल होती है तो वहां पर यह होता है कि कई बार ये लगता है कि साल 1.5 साल तक इसी में लग जाते हैं कि आप पहले ये साबित कीजिए कि कंपनी ने डिफॉल्ट किया है। तो यहाँ पर ये जो प्रस्ताव किया गया है उसके तहत यह है कि पहले आपको, जब आप अर्जी फाइल करेंगे, अर्जी दाखिल करेंगे इंसॉल्वेंसी की, उसी वक्त आपको साबित करके दे देना है। और वो साबित कैसे करना है कि जो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी है, यानी जो अलग अलग संस्थाएं जो ये इंफॉर्मेशन रखती हैं कि कहाँ किसका क्या डिफॉल्ट है, उनके दस्तावेज, उनके रिकॉर्ड तस्दीक होंगे कि डिफॉल्ट हुआ है और उस रिकॉर्ड के आधार पर ही फाइल होगी। तो यानी जो ये प्रूव करने में टाइम लग जाता था साल 1.5 साल तक कई बार कि डिफॉल्ट हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो समय बचेगा, तो इससे प्रोसेस फास्ट होगी। दूसरी बात ये कही गई कि जो लोग ऐसे होते हैं जो बिना वजह के अड़ंगे लगाते हैं कि रेजोल्यूशन प्लान पास हो गया उसके बाद भी अड़ंगे लगा रहे हैं उसमें 10 तरह के अलग अलग बातें निकाल करके, तो उनको रोकने के लिए यह है कि एनसीएलटी के पास अधिकार होगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ एनसीएलटी कम से कम 1 लाख रुपए रोजाना का पेनल्टी लगा सकेगी। 1 लाख रुपए रोजाना की दर से पेनल्टी लगा सकेगी, या जो भी नुकसान उस देरी की वजह से होगा, जो भी रकम इसमें से सबसे ज्यादा होगी। इसके अलावा फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी कोर्ट की जो प्रोसेस है उसको भी बदलने की बात की जा रही है। उसमें यह कहा जा रहा है कि ये इस तरह से लाया जाए कि सारा जो प्रोसेस है पूरा, वो जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है वो सारा देख ले पहले पूरा, और उसके बाद एनसीएलटी के पास अंत में केवल जाए मंजूरी के लिए जाए। इसके साथ ही जो कॉर्पोरेट गारंटर की संपत्तियां हैं उनको भी किस तरह से आईबीसी की प्रोसेस में जोड़ा जाता है, क्योंकि हमने कई एग्जांपल देखे थे जहां पर यह हो रहा था कि कंपनी के नाम पर तो प्लांट और मशीनरी और बाकी चीजें थी, लेकिन लैंड जो था वो प्रमोटर की थी, कॉर्पोरेट गारंटर की थी, निजी जमीन थी, तो उसको लेकर के वो बाद में अड़ंगा खड़ा करते थे। तो उसको भी पूरा एक साथ कैसे जोड़ा जाए, इसका रास्ता निकालने की बात कही गई है। साथ ही प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी का दायरा एमएसएमई के बाहर भी कहां ले जाया जा सकता है, इसको लेकर के भी बात कही गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि जो चैलेंज मैकेनिज्म है उसको भी क्या जरूरी किया जा सकता है क्या, क्योंकि बहुत बार सब कुछ प्रोसेस होने के बाद भी कहते हैं कि नहीं वैल्यूएशन कम था, दूसरे लोग आ जाते हैं कहते हैं मैं ज्यादा इसमें बोली लगाऊंगा, पैसे दूंगा। तो इस तरह की चीजों को किस तरह से दूर किया जाए, इसके लिए चैलेंज मैकेनिज्म का भी रास्ता सुझाया गया है। बिल्कुल सर, यानी रेजोल्यूशन के प्रोसेस में जो बदलाव आप बता रहे हैं अगर वो किए जाते हैं तो उससे काफी कुछ पारदर्शिता बढ़ेगी, प्रक्रिया तेज हो जाएगी और जो
आमतौर पर हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट फंसते हैं और पूरी कंपनी फंस जाती है, तो पूरी कंपनी फंसने की बजाय उस प्रोजेक्ट में जहां पर दिक्कतें होती हैं वही फंसेंगे, बाकी सारे प्रोजेक्ट उससे बचे रहेंगे। तो ये काफी बेहतर है। अब आगे देखिए क्या होता है। बहुत शुक्रिया करेंगे ब्रजेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम खबर को विस्तार से बताने के लिए।